Hi everyone, welcome to Simplifying Humanities. Today I am going to teach you the first chapter of your political science, that is the Cold War era. इस चैप्टर को मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत ही आसान तरीके से कवर करूँ ताकि आपको ये अपनी एग्ज़ामिनेशन तक बहुत ही अच्छे तरीके से याद रहे. So without any time wastage, let's start our chapter. So the first thing that we face when we open this chapter is ये दो images. अब ये दो images हैं क्या? ये जो फर्स्ट वाली इमेज है, ये दोनों इमेजेस का लिंक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड से है. ये जो फर्स्ट इमेज है, इसमें जो कि अमेरिकन सोल्जर्स हैं वो रेस कर रहे हैं फ्लैग ओवर इवो जिमा इन जापान. एक जगह है ऑन द डेट 23 February 1945. And the second image is of Soviet soldiers. You can see the Soviet soldiers here. वो लोग रेस कर रहे हैं अपना फ्लैग जर्मन रीचस्टैग बिल्डिंग के ऊपर इन May 1945. The Reichstag is located in Berlin, Germany. अब इन दो images की importance ये है कि it can be asked to you people in your board exam. And it has also been seen some of the times that CBSE puts these kind of images in the form of questions by using this particular text as a question source, and you have to answer them in the exam. So this image is important for cartoon questions. Sometimes the cartoon can also be replaced by these images. Alright, let's start further. अब जो सेकेंड चीज़ और जो सबसे मेन चीज़ है जो हम लोग फेस करेंगे इस चैप्टर में, दैट इज़ द कोल्ड वॉर एरा के चैप्टर का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. सो लेट्स स्टार्ट. अब बात है अप्रैल 1961 की. ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे मार्क करेंगे फॉर MCQ. पूछा जा सकता है MCQ की फॉर्म में. और जो मैं आपको पढ़ाने जाने वाली हूँ अभी, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फॉर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से आएगा इस पूरे कंटेंट में से. आप यहाँ पे देख रहे हैं जो अब जो लीडर्स थे सोवियत यूनियन के, वो काफ़ी परेशान थे बिकॉज उन्हें लग रहा था कि जो क्यूबा है, ये इतनी सी एक छोटी सी कंट्री है, आइलैंड कंट्री क्यूबा, और ये जो है ये USA है. क्यूबा जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा है USA से. अब जो सोवियत यूनियन के लीडर्स थे, अब सोवियत यूनियन था USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स. ये भी आपको 1 मार्कर में आ सकता है बिकॉज अब की बार पेपर पैटर्न इज़ क्वाइट चेंज्ड एंड इट इज़ पॉसिबल कि आपको वो लोग फुल फॉर्म्स दे दें, जैसे कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के अलग अलग वो नाम कर दें उल्टे पुल्टे, और आपको बोलें कि टिक द करेक्ट वन. तो ये एज अ 1 मार्कर भी आ सकता है. अब जो अप्रैल 1961 में सोवियत लीडर्स काफ़ी वरिड थे. वो क्यों वरिड थे? बिकॉज उन्हें लग रहा था कि कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा. क्यूबा एक आइलैंड कंट्री है जो कि USA के पास है. उन्हें लग रहा था कि ये जो USA वाले हैं, ये क्यूबा के अंदर फिडेल कास्ट्रो जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनको हटवा देंगे और अपने हिसाब से एक अपने हिसाब से एक फ्रेंडली गवर्नमेंट वो लोग सेटल कर देंगे. अब जो क्यूबा था वो अलाय था सोवियत यूनियन का, यानी वो एक फ्रेंड था सोवियत यूनियन का, और वहाँ से बहुत डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड रिसीव किया करता था. जो निकिता क्रूश्चेव होते हैं, द लीडर ऑफ सोवियत यूनियन, निकिता क्रूश्चेव की फ़ोटो मैं चिपका दूंगी अगर आपको दिखी. निकिता क्रूश्चेव जो होते हैं वो सोवियत यूनियन को बेस में कन्वर्ट कर देते हैं और वहाँ पे 1962 के आसपास वो मिसाइल्स लगा देते हैं. अब वो कोई सिंपल मिसाइल्स नहीं थी. ही प्लांटेड न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा. अब जब क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स लग गई तो इस वजह से जो USA में जितनी भी सिटीज़ थी, आप ये देख सकते हो, जैसे मैं ये बना रही हूँ, ये USA लेट इट बी, एंड ये क्यूबा है. अब जब यहाँ पे मिसाइल्स लगा दी तो USA की जितनी भी सिटीज़ थी वो डबल हो गई. यहाँ से अगर मिसाइल छोड़ी जाएगी तो USA मेनलैंड डबल खतरे में आ चुका है. इतना पूरा सेंटर लगा लो अब कि ये पूरी रेंज है, यानी आप सोचो तो ऑलमोस्ट पूरा USA ही प्रॉब्लम में फंस चुका था. अगर मिसाइल्स लॉन्च हो जाती तो USA बर्बाद हो सकता था. तो इस बात को अमेरिकन्स 3 वीक्स
3 हफ्ते बाद पता लगा पाते हैं कि ऐसा भी उनकी पड़ोसी कंट्री में कुछ कर रहे हैं यूएसएसआर वाले उनके खिलाफ। अब यूएसएसआर वालों को क्या था कि वो मतलब क्यूबा को कन्वर्ट करा दें एक बेस के अंदर। रीज़न ये था कि जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर और यूएसए, इनकी आइडियोलॉजी टोटली डिफरेंट थी, डिफरेंट, बोथ वर ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजी। यूएसए सपोर्ट करता था कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी को, और जो यूएसएसआर था वो सपोर्ट किया करता था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, जिसे कि कम्युनिज्म भी कहा जाता है उसको, और साथ ही साथ सोशलिज्म को। ये दो आइडियोलॉजीज टोटली अपोजिट है। अब थोड़ा सा मैं आइडिया आपको देती हूँ ये हैं क्या। जो कैपिटलिज्म है उसमें सारी की सारी जितने भी हम लोग एंटरप्राइजेज, लैंड वगैरह, इकोनॉमिक चीज़ें जितनी भी है कैपिटलिज्म में वो प्राइवेट लोग ओन कर सकते हैं, यानी कि इंडिविजुअल्स ओन कर सकते हैं, इंडिविजुअल को फ्रीडम होता है, और यहाँ पे फोकस रहता है प्रॉफिट के ऊपर। और जो सोशलिज्म होता है उसमें सब कुछ होता है गवर्नमेंट का, जितनी भी एंटरप्राइजेज हैं, फैक्ट्रीज है, लैंड है, वो सबका सब गवर्नमेंट का, ओके। और यहाँ पे वेलफेयर होता है मेन ऑब्जेक्टिव, वेलफेयर ना कि प्रॉफिट, वेलफेयर होता है ना कि प्रॉफिट, ऑलराइट। अब ये लोग कम्युनिस्ट और डेमोक्रेसी, कम्युनिस्ट सिस्टम में सिर्फ एक सरकार चलती है, सरकार तो हर जगह एक ही होती है, आई मीन एक पार्टी होती है, ओनली वन पार्टी। जैसे चाइना इज़ अ कम्युनिस्ट नेशन, वहाँ पे सिर्फ सिंगल पार्टी चलती है। और डेमोक्रेसी में तो आप लोग जानते हैं मल्टीपल पार्टी सिस्टम होता है, मल्टीपल पार्टी सिस्टम, फ्रीली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है। लोग अपनी मर्जी से गवर्नमेंट में किसी को भी वोट देकर आ जाते हैं और गवर्नमेंट बन जाती है बाद में जब नंबर ऑफ वोट्स कंप्लीट होते हैं। तो इस वजह से इन दोनों की आइडियोलॉजी इतनी अलग अलग थी, तो इस वजह से इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी, और आपस में इनके रिफ्ट्स थी काफ़ी ज़्यादा, मतलब अलग अलग था इनका पूरा का पूरा सिस्टम। नाउ अब 3 हफ्तों के बाद जॉन एफ कैनेडी थे यूएसए के प्रेसिडेंट साहब को 3 हफ्ते बाद पता चल रहा है कि उनके पड़ोसियों ने उनके खिलाफ यूएसएसआर के साथ मिलके एक प्रॉब्लम क्रिएट कर डाली है उनके लिए। तो जो कैनेडी होते हैं और उनके एडवाइज़र्स, वो दोनों के दोनों कुछ ऐसा नहीं करना चाहते होते हैं, उनके एडवाइज़र्स और कैनेडी खुद कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहते होते जिससे फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर हो जाए उनके बीच में और क्यूबा के साथ साथ यूएसएसआर के बीच में। तो जो कैनेडी होते हैं वो ऑर्डर करते हैं सारी की सारी अमेरिकन वॉरशिप्स को कि रोको एनी ऑफ द सोवियत शिप्स कमिंग टुवर्ड्स देम। ये यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, यहाँ से सोवियत शिप्स आ रही होंगी और सारी मिसाइल्स वगैरह लेके। तो वो कहते हैं कि इन सारी शिप्स को रोक डालो कि वो हमारे यहाँ क्यूबा तक आएँ या फिर यूएसए तक पहुँच पाएँ एनी प्रॉब्लम और क्रिएट करने के लिए। तो ये उनका एक इशारा था यूएसएसआर को दिखाने के लिए कि वो कितने सीरियस हैं इस इशू के ऊपर। अब पूरी वर्ल्ड को लग रहा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, उनको लग रहा था कि अब तो क्लैश होएगा ही होएगा, बट टू वर्ल्ड्स रिलीफ कोई क्लैश नहीं होता है और पूरी वर्ल्ड की नर्वसनेस रुकती है और कोई वॉर नहीं हो पाती है और दोनों की दोनों साइडें वॉर रोक लेते हैं। द सोवियत शिप्स स्लो डाउन एंड टर्न बैक, सोवियत शिप्स रुकती हैं और चले जाती हैं अपने अपने वहाँ वापस अपनी अपनी कंट्रीज़ में। अब ये जो आपने देखा ये पूरा का पूरा इवेंट, इसे कहा जाता था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये इवेंट जिसमें मिसाइल्स लगा दी गई थी और फिर शिप्स को बोला गया पीछे जाओ, फिर कैनेडी को 3 हफ्ते बाद पता चलता है, इस पूरे इवेंट को बोला गया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। ये आपको लॉन्ग आंसर में आ सकता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है लॉन्ग में, आराम से आएगा इसमें, और MCQs भी आ सकते हैं। द कोल्ड वॉर, अब कोल्ड वॉर क्या थी? अब हम लोग कोल्ड वॉर इतनी देर से कर रहे हैं, चैप्टर का नाम ही कोल्ड वॉर है और हमें पता ही नहीं है कोल्ड वॉर क्या है। तो अब समझते हैं कोल्ड वॉर क्या थी। ये जो कोल्ड वॉर है इसकी हमें डेफिनेशंस 1 मार्कर में आ सकती हैं या फिर MCQ के फॉर्मेट में भी आ सकता है आपको 1 मार्कर, ठीक है। तो कोल्ड वॉर जो थी वो एक टाइप से कॉम्पिटिशन, टेंशंस एंड सीरीज ऑफ कन्फ्रंट्रेशंस था बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव अलाइज यानी कि सपोर्टर्स, उनके सपोर्टर्स हुआ करते थे। Fortunately, however, it never escalated into a hot war, that is a full-scale war between these two powers. हाँ, कोल्ड वॉर के
सिंपल आइडियोलॉजीज थी कन्फ्लिक्ट में, कोई हॉट वॉर नहीं हुआ, यानी कि कोई ऐसा नहीं हुआ कि बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं, हुआ बट वो छोटे छोटे स्पॉट्स पे हुआ, वो लिमिटेड जगहों पे हुआ। अब कोल्ड वॉर जो था वो सिंपली आइडियोलॉजी और पावर और मिलिट्री अलायंसेस की बात नहीं थी, ना कि बैलेंस ऑफ पावर की, अकेले ये इन सब चीज़ों की बात नहीं थी। ये पूरा था कि हमें अपनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लाइफ को और सोशल लाइफ को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। जो वेस्टर्न लाइन्स है मैं आपको बता चुकी हूँ, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल लाइफ को हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ये इसके ऊपर थी पूरी की पूरी प्रॉब्लम, जिसके पीछे इतने इतने क्लैशेस हुए हैं। ये सारा ये मेन मुद्दा था कोल्ड वॉर का, कि हम लोग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल लाइफ को कैसे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। जो यूएसए था, मैंने आपको बताया वो क्या सपोर्ट करा करता था, लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म को, और जो यूएसएसआर था वो सपोर्ट करता था सोशलिज्म एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को। लेट्स मूव फर्दर। व्हाट इज़ कोल्ड वॉर? अब इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कोल्ड वॉर की हिस्ट्री क्या है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ये एक लैंडमार्क था, बिकॉज 1945 में जो कि एलाइड फोर्सेस थी, जो कि यूएसए के द्वारा हेड करी गई थी, और सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस इन सब के साथ साथ मिले हुए थे एलाइज के साथ। एक्सिस पावर्स थी वो लेड बाय जर्मनी, इटली एंड जापान थी। एंडिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 45। सो लेट्स नाउ स्टार्ट आवर सेकेंड टॉपिक। हमारा सेकेंड टॉपिक होने वाला है व्हाट इज़ दी कोल्ड वॉर। इस टॉपिक में मेन बताया हुआ है कि बिगिनिंग कैसे हुई कोल्ड वॉर की, और न्यूक्लियर वेपन्स के रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें, जैसे कि लॉजिक ऑफ डिटरेंस वगैरह। सो लेट्स स्टार्ट एंड मूव इन डिटेल्स फर्दर। अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो एंड होती है 1945 में। 1945 वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड, ठीक है। अब जो वर्ल्ड वॉर 2 थी उसमें अलाइड फोर्सेस थी लेड बाय यूएसएसआर, फ्रांस एंड ब्रिटेन। इनको कहा जाता था अलाइड पावर्स। इन्होंने डिफीट किया था, अलाइड पावर्स ने डिफीट करा था एक्सिस पावर्स को। एक्सिस पावर्स में हुआ करते थे जापान, इटली, जर्मनी, ये तीन। एंडिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, the major powers of the world and spread out to the regions outside the Europe। अब ये जो वर्ल्ड वॉर 2 थी, ये वर्ल्ड वॉर 2 फैली थी पूरे के पूरे बहुत ही अलग अलग रीजन्स में जो यूरोप के बाहर थे, आउट ऑफ यूरोप। ये फैली हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 इन साउथ ईस्ट एशिया, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया में आ गया आपका चाइना, जापान, बर्मा, जिसे हम म्यांमार भी कहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन एरियाज़ में फैल चुकी थी और इसमें बहुत लॉस हुआ था, ग्रेट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड ह्यूमंस। कोई भी वॉर होती है कितने सारे लोग मरते हैं और कितनी प्रॉपर्टी बर्बाद होती है, अनइमेजिनेबल एक्सटेंट ऑफ लॉस होता है, ठीक। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ये सब हुआ, ग्रेट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, ह्यूमन लाइव्स, इतना सब कुछ हुआ। पहले जो हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 वो हुई थी 1914 से लेके 18 तक। इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए आ सकता है। और वर्ल्ड वॉर और ये एक्सिस पावर्स एंड अलाइज पावर्स के ऊपर भी आपके पॉलिटिकल साइंस के पेपर में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 4, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, उसमें भी ये आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। नेम द अलाइड पावर्स, नेम द एक्सिस पावर्स, ऐसे। एंड व्हेन डिड द वॉर एंडेड, वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड एंड वर्ल्ड वॉर 1 एंडेड। अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई है ना 1945 में, शुरुआत हुई थी 1939 में और एंड हुआ 1945 में जाके, यानी कि देखो कितने सारे मतलब साल लगे, लगभग 6 साल आप लगा के चलो, 6 साल लग गए एंड होते होते। अब एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो राइज ऑफ कोल्ड वॉर हुआ, राइज ऑफ कोल्ड वॉर हुआ, ठीक है।
अब जो ये वर्ल्ड वॉर जिसकी हम बात करें, वर्ल्ड वॉर 2, ये एंड कैसे हुई? ये एंड होती है जब यूएसए गिराता है बॉम्ब्स। ये बॉम्ब्स गिरा देता है ओवर हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर। ये दोनों जापानीज सिटीज़ हैं, इन पे बॉम्ब गिराए जाते हैं यूएसए की तरफ से और बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है लाइफ का। आज तक भी कहा जाता है हिरोशिमा एंड नागासाकी के अंदर जो लोग मतलब बर्थ लेते हैं वो लोग अभी तक हैंडीकैप होते हैं बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव चीज़ें गिराई गई थी, एटम बॉम्ब गिराया गया था। रेडियो एक्टिव चीज़ें गिराई जाएंगी तो अभी भी कहा जाता है कि अभी भी हैंडीकैप लोग वहाँ पे पैदा हो रहे हैं। ऐसा, इतनी आप सोचो कितनी तबाही हुई होगी उस टाइम पे। और कहा जाता है कि उस टाइम जो यूएसए ने बॉम्ब्स गिराए थे वो भी कम कैपेसिटी के बॉम्ब थे, हार्डली 15 to 20 किलो टन्स के, 15 to 21 किलो टन्स के होंगे। यहाँ पे देखो दिखाया हुआ है कितनी सारी डिस्ट्रक्शन हुई है। आप ये इमेज देख लो, ये पूरा टूट गई है ये बिल्डिंग, कितनी ज़्यादा तबाही हो रखी हुई है। ये एरियल शॉट्स लिए हुए हैं इन चीज़ों के। तो 15 to 21 किलो टन्स के लोग बॉम्ब अभी गिरा रहे थे यूएसए वाले, तो इतनी तबाही हुई है, इतनी ज़्यादा तबाही हुई है। अगर सोचो बाय 1950s यूएसए जो था 10 and 15,000 किलो टन्स के बॉम्ब गिरा रहा होगा, तो क्या हाल हो सकता अगर वो बॉम्ब गिरते बाय द वे ऐसी किसी फ्यूचर में होने वाली किसी जगह के ऊपर। अब जो ये यूएसए का एक्ट था उसे उसके कुछ जो सपोर्टर्स थे वो कहते हैं कि हाँ ये बहुत ही ज़रूरी था। सपोर्टर्स कह रहे थे येस इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू सेव यूएसए आर्मीज लाइफ, और जो आसपास की जो उनके अलाइज थे, जो उनके मतलब फ्रेंड कंट्रीज़ थी उनके साथ जो लड़ रही थी इस जंग को, उन लोगों की जानें बचाने के लिए और यूएसए आर्मी के सोल्जर्स को बचाने के लिए और उनके सोल्जर्स को भी बचाने के लिए, अलाइड कंट्रीज़ के सोल्जर्स को बचाने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था। और बहुत सी प्रॉपर्टी का भी नुकसान हो रहा था ऑब्वियसली इस वॉर के अंदर। और जो क्रिटिक्स थे यानी कि जो नॉन सपोर्टर्स थे, क्रिटिक्स थे, वो कहते कि ये एक अननेसेसरी स्टेप था। अब उनके हिसाब से अननेसेसरी क्यों था? वो मानते हैं कि ये एक्ट यूएसए का था यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन को प्रिवेंट करने से, एनी मिलिट्री गेन मेक कर पाने से इस एरिया के अंदर, एरिया ऑफ एशिया, ठीक है, और दिखाना मॉस्को को यानी कि यूएसएसआर को कि जो यूएसए है वही सुप्रीम है और वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और एक टाइप से ये यूएसए की आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट धमकी थी यूएसएसआर को कि तुम रुक जाओ वरना अंजाम बुरा हो सकता है, तुम मिलिट्री गेन्स और अलग अलग टाइप के गेन्स मत करो एशिया के अंदर वरना अंजाम तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है। ये एक वार्निंग थी एक टाइप से यूएसए की तरफ से, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। अब जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 एंड होती है तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम चीज़ देखते हैं, वो ये कि यूएसए एंड यूएसएसआर दो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ के तौर पे राइज होती हैं जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं अपनी प्रेजेंस से। इन्फ्लुएंस, ठीक है। यूएसए और यूएसएसआर कह सकते हैं कि सुप्रीम कंट्रीज़ बन गई पूरे वर्ल्ड की, जो कि कहीं पे भी जाके कुछ भी कर सकती हैं। ये ग्लोबल स्टेज के हीरोज़ बन गए एक टाइप से हम कह सकते हैं। ऑल राइट। While the Cold War was an outcome of the emergence of USA and USSR, it also rooted in understanding that destruction caused by use of atom bombs is too costly for any country to bear. ये जो USA का एक्ट था एटम बॉम्ब गिराने वाला, ये एक टाइप से एक ये भी इंडिकेशन देके गया पूरे के पूरे वर्ल्ड को कि पूरा ये अगर हम एटम बॉम्ब यूज़ करें न्यूक्लियर वॉर में, अगर हम लोग न्यूक्लियर वॉर की तरफ अगर हम लोग एक पैर रखेंगे तो कितना ख़तरनाक अंजाम हो सकता है। और ये पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक चीज़ था समझाने का कि ये फुल फ्लेज्ड वॉर जो होती है ऐसा नहीं हो सकती है कभी भी अब भविष्य में। ये क्योंकि पूरी दुनिया समझ चुकी थी कि कितना ज़्यादा मतलब डैमेज हुआ था, कितने लोग मरे, और कोई भी पॉलिटिकल गेन इतनी मौतों के बाद और इतनी मतलब लॉस ऑफ प्रॉपर्टी के बाद, इतनी इनह्यूमेन डिस्ट्रक्शन के बाद कोई भी पॉलिटिकल गेन जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि हमने मतलब जीत लिया कुछ इतने सारे लोगों को मार के या फिर इतनी चीज़ें बर्बाद करके, वो जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो पूरे वर्ल्ड को ये
एक्ट के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये बॉम्ब्स गिराने वाले के लेके एंड हो जाना, हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिरना और वॉर का एंड हो जाना, इससे ये समझ लगी पूरी की पूरी दुनिया को। और साथ ही साथ ये भी पता चला कि इन केस अगर कभी बॉम्ब गिरेगा भी तो पूरी की पूरी जो दोनों साइडें वो इतने ख़राब तरीके से बर्बाद हो सकती हैं, इतनी डिस्ट्रक्शन हो सकती है उन दोनों साइडों में कि किसी को भी हम विनर नहीं घोषित कर सकते हैं। और अगर एक भी साइड दूसरे के ऊपर अटैक करती है ना कि इसके मैं न्यूक्लियर वेपन्स डिसेबल कर देता हूँ, तो जो अगला है उसके पास ना सफिशेंट वेपन्स होंगे कि वो और ज़्यादा तहलका मचा सकता है, ठीक है। और इसी के साथ आया लॉजिक ऑफ डिटरेंस। मार्क दिस इम्पॉर्टेंट, ये आपको आ सकता है एज अ 1 मार्कर या फिर एज अ 2 मार्कर क्वेश्चन के अंदर। डिटरेंस आप समझ लो, इसका लिंक है वर्ड डिस्करेजमेंट से। डिटरेंस का लिंक है वर्ड डिस्करेजमेंट से। ये कहता है कि जब इस लॉजिक ऑफ डिटरेंस में कहा जाता है कि जब दोनों साइड्स के पास वेपन्स होते हैं ना, न्यूक्लियर वेपन्स, एंड कैपेसिटी होती है कि वो एक दूसरे के खिलाफ रिटेलिएट कर सकते हैं। रिटेलिएट यानी कि अटैक कर सकते हैं। तो नन ऑफ द 2 कंट्रीज कैन अफोर्ड वॉर, यानी कि दे कांट अफोर्ड वॉर इन सच सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में डिटरेंस का जो प्रिंसिपल है वही लॉजिकल होता है। अब जो डिटरेंस है वो प्रिवेंट तो करता है वॉर को, बट राइवेलरी नहीं प्रिवेंट करता। वॉर नहीं होती है बट राइवेलरी नहीं हो, ऐसा नहीं है। राइवेलरी डेफिनेटली होती है लॉजिक ऑफ डिटरेंस में, ठीक है। अब और साथ ही साथ एक और चीज़ जो हम लोग समझ सकते हैं वो ये आई कि दोनों की दोनों कंट्रीज़ यूएसए और यूएसएसआर, जो कि 2 सुपर पावर्स थी, उन पे ये एक्सपेक्टेशंस लगाई गई पूरे वर्ल्ड की तरफ से कि आप लोगों को एज रिस्पॉन्सिबल एंड रैशनल एक्टर्स बिहेव करना है। रैशनल यानी कि आपको लॉजिकली हर चीज़ करनी है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल बनना है और लॉजिकली तरीके से हर चीज़ करनी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम बॉम्ब्स गिरा देंगे, तबाही कर देंगे, नथिंग। आपको ऐसा नहीं करना है और आपको रैशनली बिहेव करना है, नहीं तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो सकती है दुनिया और पूरी दुनिया कितनी बर्बाद हो सकती है। तो इन दोनों को इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल रैशनल से ये मतलब है कि इन दोनों को अगली वॉर नहीं होने देनी, अगली वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने देनी थी उस टाइम के हिसाब से, और अगली वर्ल्ड वॉर नहीं होने देनी थी और ह्यूमन सर्वाइवल को इंश्योर करना था। ह्यूमन सर्वाइवल इंश्योर करना था इन दोनों को। किसको? यूएसए एंड यूएसएसआर को। रिस्पॉन्सिबल और लॉजिकल बनना था। रिस्पॉन्सिबल और लॉजिकल के बनने के पीछे ये फैक्ट था कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं करने देनी है उस हिसाब से, यानी कि पुराने टाइम के मुताबिक वर्ल्ड वॉर 3 नहीं करनी है इन दोनों को, और ह्यूमन सर्वाइवल को इंश्योर करना है, यानी कि इंसानी जीवन रहे इस दुनिया पे, कुछ ऐसा बिहेव करना है इन दोनों को, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है द इमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स। अब जो है राइज होता है 2 ब्लॉक्स का, द ब्लॉक ऑफ यूएसएसआर एंड द ब्लॉक ऑफ यूएसए, जिसने कि पूरी की पूरी वर्ल्ड को डिवाइड कर रखा होता है 2 टुकड़ों में। अब जो यूएसए एंड यूएसएसआर होते हैं ये अपना स्फीयर एक्सपैंड करने के लिए, यानी कि अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करने के लिए अलायंसेस बनाते होते हैं, और जो छोटी कंट्रीज़ होती हैं वो इनके साथ जाके बड़ी कंट्रीज़ यानी कि यूएसए एंड यूएसएसआर के पास जाती होती हैं अपने उनके अलायंस में फॉर वेपन्स, इकोनॉमिक एड्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम नेबर्स और द एनिमी नेबर्स। वो इस वजह के कारण इनके अलायंसेस को ज्वाइन करती होती हैं। अब आप ऑन मैप आओ, जो आप देख रहे होंगे ये येलो कंट्रीज़ जो हैं ये पार्ट हैं यूएसए के अलायंस का, और जो ये रेड कंट्रीज़ हैं ये पार्ट हैं यूएसएसआर के अलायंस का। इस वजह से जो ये वेस्टर्न पार्ट है ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप है, और ये जो वेस्टर्न पार्ट है ये वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा है, यानी कि अलायंस ऑफ यूएस, एंड ये जो रेड पार्ट है ये ईस्ट यूरोप का है और ये लॉयल है
टुवर्ड्स यूएसएसआर, और इसको कहा जाता है ईस्टर्न अलायंस। अब जो ये वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस है, ये दोनों फॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन में टाइड हैं। द वेस्टर्न अलायंस इज फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बनी थी 1949 में। इसकी टोटल 12 कंट्रीज़ हैं, आपको याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है। और इनका मेन एजेंडा क्या है नाटो वालों का? इनका एजेंडा है एक दूसरे को हेल्प करना और एक दूसरे के लिए लॉयल रहना। और ये लोग ऐसा कंसीडर करते हैं कि आर्म्ड अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम, अगर किसी भी एक कंट्री के ऊपर जो कि इन 12 कंट्रीज़ के ग्रुप का हिस्सा है, उसके ऊपर अगर किसी भी टाइप का आर्म अटैक होता है, कोई भी टाइप का बॉम्ब गिराते हैं या फिर कोई भी टाइप का मिलिट्री अटैक होता है, तो वो कंसीडर करा जाएगा कि इन 12 के ऊपर अटैक हो गया, इन 12 की 12 कंट्रीज़ के ऊपर वो अटैक हुआ है, ऐसा इसका कंसीडर करा जाएगा और एक दूसरे को इनको हेल्प करनी है। अब जो ये यूएसएसआर है, अब इसने देखा कि यूएसए जो है वो इतनी अपनी इन्फ्लुएंस बना रहा है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, तो ये कैसे चुप रह जाता। तो इसने भी अपना एक अलायंस बना डाला, फॉर्मल कर दिया इस ईस्टर्न यूरोप वाले हिस्से को, जो इसने अलायंस बनाया था उसे फॉर्मलाइज कर दिया वर्सॉ पैक्ट के अंदर। ये जो वर्सॉ पैक्ट था ये बनता है साल 1955 के अंदर, और उसका मेन मकसद था कि नाटो की फोर्सेस का इन्फ्लुएंस कम करना है। अब जो इस टाइप के अलायंसेस थे वो कोल्ड वॉर के दौरान डिटरमाइन करे जाते थे, जो बिग कंट्रीज़ थी वो डिटरमिन करती थी इन अलायंसेस को फॉर सुपर पावर्स रिक्वायरमेंट्स, यानी कि सुपर पावर की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बनाए जाते थे अलायंसेस। और जो यूरोप था उसमें मेन ही अलायंस सिस्टम देखा गया, यानी कि ये शार्प डिवीजन जो कि पूरी दुनिया को अलग अलग टुकड़ों में बांट रहा था, वेस्टर्न टुकड़ा और ईस्टर्न टुकड़ा, ये सबसे पहले स्टार्ट होता है यूरोप में। और ये कन्फ्लिक्ट सिर्फ यूरोप तक लिमिटेड नहीं रहता है, ये जो कन्फ्लिक्ट होता है ये बाकी की जगहों पे भी जाता है, और कहीं कहीं जगहों पे तो ऐसा देखा गया कि मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी यूज़ करी गई कंट्रीज़ को अपनी तरफ लाने के लिए। जैसे कि सोवियत यूनियन ने जब देखा कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये सारी की सारी यूएसए के फेवर में जा रही हैं, यानी कि ये वाला जो नेक्स्ट सुपर पावर है, अगली सुपर पावर के फेवर में चले जा रही हैं, और ये वाली जो सुपर पावर है वो अकेली महसूस कर रही है कि मेरी इन्फ्लुएंस में तो कम लोग आ रहे हैं। तो इसने क्या किया, इसने कुछ कंट्रीज़ जो कि ईस्ट यूरोप की थी उसे मिलिट्री की हेल्प से अटैक करवाया इन ईस्ट कंट्रीज़ के ऊपर, और इन्हें अपनी इन्फ्लुएंस के अंदर लाया। अब ये जो यूएसए था इसने सिर्फ यूरोप तक नहीं लिमिटेड रखा अपना सफ़ेयर, इसने साउथ ईस्ट, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया के अंदर, यानी कि मिडल ईस्ट एशिया के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, अलग तरीके से बनाई, मतलब अलग नाम दे दिया नाटो को, सेंटो और सीएटो। सेंटो यानी कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सीएटो यानी कि साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर में आ सकता है, फुल फॉर्म एक्सपैंड करो इस टाइप के क्वेश्चन में। तो उसने भी इन्फ्लुएंस अपनी बढ़ा ली, उसने कई जगहों पे अलायंस बनाए। जैसे यहाँ देखो ये जापान है, ये ये ईस्ट एशिया की कंट्री है, इधर ये यूएसए के इन्फ्लुएंस में है, ये वेस्टर्न अलायंस है, वेस्टर्न अलायंस के साथ है। इधर भी कई सारी कंट्रीज़ हैं जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सारी की सारी अलग अलग जगहों पे एक्सपैंड हुए हैं कंट्रीज़। अब जो यूएसए के अलायंस जो देखे गए ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया के अंदर, तो यूएसएसआर ने भी रिस्पांस दिया। उसने कैसे रिस्पांस दिया कि उसने नॉर्थ वियतनाम और नॉर्थ कोरिया एंड इराक जैसी कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बना दिए। बट एक चीज़ देखी गई कि जो नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी जिन्होंने अभी अभी कॉलोनिस्ट कंट्रीज़ जैसे कि डच हो गए, ये कॉलोनिस्ट पावर्स जैसे कि डच पावर्स हो गई, ब्रिटिश पावर्स हो गई, और क्या कहते हैं स्पेनिश हो गए, जिनसे अभी अभी इन्होंने अपना गेन करा है फ्रीडम, तो उस फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए उन्होंने एक अलग तरीका ढूंढा, और वो तरीका था नाम यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर ये कंट्रीज़ किसी भी कंट्री को ज्वाइन नहीं करती हैं और अलायंसेस से अपनी दूरी बनाती हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ जो देखी गई, जो ये अलायंसेस बन रहे हैं उसमें वो चीज़ ये देखी गई कि क्रैक्स एंड स्प्लिट्स वर वेरी ईजी टू अपीयर। जैसे कि जो कम्युनिस्ट चाइना होता है इन लेट 1950s, उसके और यूएसएसआर के बीच में कोई वर्बल आर्ग्यूमेंट हो जाता है, और ये वर्बल आर्ग्यूमेंट 1969 में
वॉर का रूप ले लेता है, यानी कि इन दोनों के बीच में जंग हो उठती है ओवर अ टेरिटरी डिस्प्यूट, या कह सकते हैं एक बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से इनके बीच में जंग हो जाती है। और देखो पहले यूएसएसआर और चाइना ने अलायंस में ज्वाइन कर लिया अपने आप को, चाइना फटाफट चला गया वर्सॉ पैक्ट के अंदर और अच्छे रिलेशंस बना दिए यूएसएसआर के साथ, और कुछ ही देर के बाद आयरॉनिकली इनके बीच में झगड़ा हो जाता है और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, कोसों की दूरी बना लेते हैं एक दूसरे से। तो इस वजह से कुछ कंट्रीज़ जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट थी वो नाम ज्वाइन करती हैं और अपने आप को इस डिवीज़न, जो पूरी की पूरी वर्ल्ड में डिवीज़न चल रही है, उससे अपने आप को मेंटेन करती हैं, दूर मेंटेन करके रखती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ये स्मॉल स्टेट्स हैं, ये अगर इतनी सारी कंबाइन भी हो जाए तो ये इन दो सुपर पावर्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, पर फिर भी ये जो सुपर पावर्स थी इनको क्या था ऐसा कि इन स्मॉल स्टेट्स को ये अपने साथ इन्वॉल्व कर रही होती थी अपने अलायंस के अंदर। तो इसके बहुत सारे कॉजेज़ थे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड अलायंसेस फॉर द सुपर पावर्स की इस टाइप की फॉर्म में कुछ क्वेश्चन बना के वो आपको पूछ सकते हैं सीबीएसई वाले। अब क्या रीज़न था जिस वजह से इनको लिया जाता था अलायंसेस के अंदर? सबसे पहला रीज़न था वाइटल रिसोर्सेज, जैसे कि ऑयल एंड मिनरल्स। अब ये जो स्मॉल कंट्रीज़ थी इनके पास ना बड़े सारे मिनरल्स भी हो सकते थे, रिसोर्सेज भी हुआ करते थे, जैसे कि ऑयल, मिनरल्स में आप लगा लो यूरेनियम, थोरियम। ये जो ऑयल है जैसे कि वो एरोप्लेन में एज अ फ्यूल यूज़ किया जा सकता था, या फिर और किसी ट्रांसपोर्ट में वो एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते थे, और ऑयल का वो लोग कितना बेनिफिट भी कमा सकते थे ऑयल को बेच के। और मिनरल्स जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, इससे न्यूक्लियर वेपन्स अपने मैन्युफैक्चर कर सकते थे। और टेरिटरी एक टाइप से प्रोवाइड करती थी छोटी कंट्रीज़, जिससे ये लोग वेपन्स एंड ट्रूप्स भी लॉन्च कर सकते थे अपनी दुश्मन कंट्रीज़ के ऊपर जब जंग होए। और लोकेशंस फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर। ऑब्वियसली अब जो ये छोटी कंट्रीज़ जो ज्वाइन होती थी वो जहाँ पे इनके एनिमी की एरिया होती थी या एनिमी का एरिया बॉर्डर करता था, वहाँ से ये लोग एक दूसरे के ऊपर आई रख सकते थे कि उसकी कंट्री में क्या चल रहा है, उसके यहाँ क्या क्या प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जिस वजह से मतलब उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता था वॉर में। अगर वो एक दूसरे को स्पाई करते और एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन ज़रा से भी लीक हुए तो काफ़ी बेनिफिट वो लोग कमा सकते थे वॉर में। और इकोनॉमिक सपोर्ट भी होती थी। अब आप खुद ही सोचो कि एक मिलिट्री एक्सपेंडिचर अगर पे करना है तो ढेर सारे लोग मिलके पे करेंगे तो कितना सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू कि एक बंदा पे करेगा। तो इस वजह से भी ये जो मिलिट्री का खर्चा ये लोग पूरा उठा रहे थे, वेपन्स इकट्ठे कर करके बनाए जा रहे थे ये लोग, और पता नहीं कितनी कितनी ये लोग रॉकेट्स बना रहे थे, कुछ कुछ बना रहे थे। तो उसके लिए ये लोग बड़ा हेल्प कर सकती थी ये स्मॉल कंट्रीज़ इकोनॉमिक खर्चा उठाने में। तो इस वजह से भी ये लोग अलायंस बनाते थे। और एक और रीज़न था कि अगर ये लोग ज़्यादा लोग अपने अलायंस में शामिल कर पा रहे हैं या फिर ज़्यादा कंट्रीज़ ये लोग अपनी अलायंस में शामिल कर पा रहे हैं, तो इसका ये भी एक मतलब होता था कि वो जो छोटी कंट्रीज़ हैं वो उनके लिए लॉयल हैं और उनकी आइडियोलॉजी है वो विन कर रही है, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बन रही है पूरी दुनिया में। अगर यूएसए के अलायंस में ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बन रही है पूरी दुनिया के लिए। और अगर यूएसएसआर के अलायंस में ज़्यादा कंट्रीज़ ज्वाइन कर रही हैं तो इसका मतलब सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बन रहा है पूरी दुनिया में। थैंक यू।